हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है विजन नवंबर 2022 की। तो गाइस, उसमें हमने एक पार्ट पॉलिटी का कर लिया है। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ आईआर। गाइस, इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के अंदर तुम अगर चेक करो, सबसे पहले गाइस आया हुआ है आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान के बारे में अब हम रीड करने जा रहे हैं कि आसियान क्या होता है। देखो, सबसे पहले आसियान की इस बारी 19th इंडिया आसियान समिट थी, जैसे कहाँ पर हुई, कंबोडिया में हुई। आसियान के अंदर यार एक तो तुम्हें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब स्टैब्लिश हुआ? 1967 में, क्योंकि हमने आसियान डिक्लेरेशन साइन हुआ था आपस में, किन किन कंट्रीज के बीच में। बैंकॉक डिक्लेरेशन तो कहते ही हैं, पहले 5 कंट्रीज आके साइन किया। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, क्यों किया गया है, क्यों ऐसे ग्रुप की फॉर्मेशन हुई है? क्योंकि आसियान के थ्रू चाहते थे एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी आसियान पार्टनर्स थे ना, अपने कंट्रीज के नाम तो देख ही लिए हैं। आईएमपीएसटी के थ्रू अगर तुम करोगे ना तो याद हो जाएगा तुम्हें, जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स है ना आसियान के, आईएमपीएसटी। ठीक है, मेजर ग्रोथ का काम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। अच्छा, अब देखो 2022 में आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर सेलिब्रेट किया गया, जिसकी कि कौन सी एनिवर्सरी थी गाइस? 30th एनिवर्सरी थी। की हाइलाइट्स क्या है वो अब हम देखेंगे इसमें। देखो, की हाइलाइट्स में क्या है कि दोनों साइड्स में एलिवेटेड टाइज हुए, किसके? फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जिसमें कि कौन कौन से फोकस एरियाज रहेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि दोनों कैरी करते हैं प्रोजेक्ट्स जो कि इंडो स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो जब भी तुम्हारे पास इंडिया और आसियान कंट्री से कुछ आए ऐसा रिलेशनशिप बताने के लिए, तो यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि यार 2022 की जो समिट हुई, जिसमें हमने 30th एनिवर्सरी बनाई इंडिया आसियान डायलॉग की, उसमें सीएसपी में, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, वो कौन कौन से एरियाज में हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि इन इन एरियाज में भी कोऑपरेशन बढ़े। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने ना अनाउंस कर दिया कि भाई एडिशनल आउटले $5 मिलियन का आसियान इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी फंड के लिए भी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ना गाइस, देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको मेंस में भी काम आनी है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो भी इन्फॉर्मेशन को बता सकते हो। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी स्टेटमेंट कब आने वाली है, यू नेवर नो। तो तैयार रहो। उसके बाद फंड जो इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, उसको भाई आर&डी प्रोजेक्ट्स के सपोर्ट करने के लिए, उसको भी फैसिलिटेट करा गया। उसके बाद गाइस एक ना आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट भी हुआ है, उसको रिव्यू करा गया, ताकि उसको और यूज़र फ्रेंडली, सिंपल और ट्रेड फैसिलिटेटिव बनाया जाए, ताकि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच जो है हमारी, वो आगे हम अटेम्प्ट उसका ले पाएँ और अचीव कर पाएँ। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया आसियान रिलेशंस का? तो सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, आसियान सेंट्रलिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि जो आसियान है वो इंडिया के एक्टिस्ट पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट है, इंडो पैसिफिक विजन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ देता है। हमारे हफ्तों में सागर इनिशिएटिव अगर याद है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन वो दे रहा है। बायलैटरली भी जाओगे अगर, तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स 4 आसियान कंट्रीज के साथ किए हुए हैं, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका सिंगापुर एंड वियतनाम। नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए आसियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2013 में इंडिया थर्ड डायलॉग पार्टनर बना। ठीक है, आसियान का। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के लिए हमारी कनेक्टिविटी है, तो यार अच्छा रिलेशन है ना हमारा। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसमें हमने कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को देना और उसको प्रोग्रेस करना, उस रीजन को डेवलप करना, तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैरी टाइम एंगेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स होती हैं साउथ ईस्ट एंड चाइना सीज के अंदर, उसमें मिलिट्री कोऑपरेशन एक्सरसाइज जो हम कॉर्पेट एंड सिम्बेक्स करते हैं, ये तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कॉर्पेट और सिम्बेक्स एक्सरसाइज हम कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया करता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है इसमें कि ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, जैसे कि पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने में हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा बाईपास जो चौक पॉइंट्स हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन में, वहाँ पर हमें हेल्प मिलती है। इंडिया का ट्रेड, और तुम ये समझ लो जो आईओआर है ना, कैरी करता है 90% गाइज परसेंट ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस पर आ जाओ।
टेररिज्म को काउंटर करना, वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म को या ट्रांसनेशनल क्राइम्स को। देखो इस बार ही ना मेंस में क्वेश्चन आया था, तो मैं इसके साथ ही तुम्हें ना ट्रांसनेशनल क्राइम्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया था वो आंसर, तो मैं तुमसे वो शेयर करूँगी लिंक इसी वीडियो के साथ, तो तुम उसमें देखना कि ट्रांसनेशनल क्राइम्स क्या होता है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली अगर तुम देखोगे तो इंडिया इज़ वन ऑफ आसियान्स टॉप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। तो यार कंड्यूसिव डेस्टिनेशन ट्रेड है हमारे लिए, तो क्यों ना हम क्यों ना रिलेशन अच्छे करें। तो ये इसलिए 2025 तक हमने सोचा है जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना इन आसियान कंट्रीज, उसको हम $34 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो कि तुम समझ रहे हो ना एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया। तो एक तो समझ रहे हो फ्यूचर प्लान्स हमारे इतने इनके साथ ना कोलैबोरेटिव हैं और इतने कंड्यूसिव है हमारे लिए प्लेटफॉर्म इन द आसियान कंट्री की, इसलिए अच्छा है। उसके बाद सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जितनी दोनों कंट्रीज़ हैं बहुत रिस्पॉन्सिव हुई हैं, न्यू सप्लाई चेन्स इमर्ज हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का ग्रुप बना हुआ है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का ग्रुप बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, ट्रेड फैसिलिटेशन मिल रहा है। कल्चरल कनेक्शंस तो तुम जानते ही हो, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया से आया, तुम देख ही रहे हो, इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत पाली भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ पर। नेशनल कैरियर ऑफ इंडोनेशिया इज कॉल्ड गरुणा, जिसकी लेजेंडरी बर्ड फाउंड हिंदू है। तो देखो यार कल्चरल भी रिलेशन है ना हमारे, सॉफ्ट टाइज भी तो हैं। तो ये सारे रिलेशन है। अच्छा देखो डाइवर्जेंस इन इंडिया आसान का रिलेशन का एक डायग्राम दिया हुआ है। चाइना मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट बनता जा रहा है, बायलैटरल ट्रेड देख ही रहे हो उसके, ठीक है। इनरोड बाय यूएस है ना, डाइवर्जेंस जरूरी है ना हमारे रिलेशंस में कि हमारा चाइना का हम एक कंपटीशन झेल रहे हैं, फिर इनरोड बाय यूएस के साथ अज्यूम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन विच हैज वीकेंड इंडियाज रोल इन दिस पोजीशन। तो कुछ कुछ एरियाज में हमारा देखो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, तो वो भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा इन इकोनॉमिक में देखो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन इंडिया हैज़ एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमारे सारे ये जितने भी ये वाले पॉइंट्स हैं ना, यहाँ बता रहा है कि क्रिटिकल रिलेशनशिप जहाँ पे क्रिटिसिज्म है, जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है हमें, कुछ प्रोजेक्ट का डिलेज रहता है, जानते हो ना इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, पर डिलीवरी में हम पीछे हट जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्वाड जो ग्रुप बना है, तो आसियान इज नॉट कंफर्टेबल विद द राइज ऑफ क्वाड, क्योंकि भाई सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो इट डजंट लाइक दैट है। तो मतलब देख रहे हो ना किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे यार, तो आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों बातें करनी है। तो जो भी बात की हमने वो फेवरेबल थी, जो इन पॉइंटर्स में गाइस लिखी हुई है ना, डाइवर्जेंस इन इंडिया आसियान रिलेशन, चाइनाज फुटप्रिंट इन आसियान इनरोड, ये सब ये सारे के सारे तुम्हें ऐसे एक मिक्स आंसर बना के जब भी रिलेशनशिप लिखोगे तो लिखोगे। अच्छा वे फॉरवर्ड में क्या करें हम ऐसा, तो देखो इंडिया और आसियान दोनों टर्म्स में पर्सपेक्टिव में इंटेंशंस में अलग अलग तरीके से सोचेंगे, जैसे हर रिलेशन में होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आसियान इन इंडिया कि हम कॉन्टीन्यूसली ना इंगेजमेंट करें, और मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप को कैसे करोगे यार, ठीक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाओ, म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें कि विन विन सिचुएशन आए। तुम्हें विन विन सिचुएशंस को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा काम करे। रेजिलिएंट सप्लाई चेन चाहिए हमें, है ना। हम सिर्फ बोलते रह जाएं हाँ जी सप्लाई चेन अच्छी होगी, तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी गाइस, जिसमें कि स्किलिंग हो, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक सर्विसेज को हमें बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। वर्क कोलैबोरेटली करना पड़ेगा। आप देखो फॉर एग्जांपल इंडिया का जो आधार सिस्टम था उसने डिजिटल कनेक्शन दिया ना अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आसियान भी चाहता है कि वो अपने सेम सिटीजन के साथ करें। तो इसमें क्या कर रहा है, आप कोलैबोरेटिव तरीके से काम करिए, जो अच्छा है आपके साथ वो आप उसको क्रिएट करके दीजिए दूसरे आपके पार्टनर्स को, तो वो आपको ना कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू अगर बढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अच्छा देखो इंडिया को ना सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी बिल्डिंग में, असिस्ट इंडिविजुअल कंट्रीज इन आसियान, पर्टिकुलरली कंबोडिया जैसी है ना CLMB कंट्रीज जो हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, इनको चाहिए ऐसा कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। तो करो हेल्प ना, बिल्ड गुडविल अपनी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, देखो बहुत इंडियन आसियान ह्यूमन सिक्योरिटी इशूज से बहुत परेशान रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर क्राइसिस, रोहिंग्या सिचुएशन, एक्सट्रीमिज्म से है। क्या करना है, कोऑपरेशन बढ़ाओ आपस में, डीपन करो अपने रिलेशनशिप, तो आपका काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर इंडिया आसियान रिलेशनशिप। आगे हम चलते हैं गाइस जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ, रिसेंटली रशिया ने पार्टिसिपेशन किया ब्लैक सी ग्रेन डील में, ठीक है, रिज्यूम पार्टिसिपेशन वापस से करना शुरू कर दिया ब्लैक सी में ग्रेन डील में, ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जानते ही हो एंटर की, जिसको हम जुलाई बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के बीच में। तो जो डील है ना ये बेसिकली ट्राई कर रही है कि जो एस्केलेशन हो रहा है ना, फूड प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन की डिसरप्शन है सॉरी, ड्यू टू इफेक्टिव ब्लॉकेजेस ऑफ, क्योंकि अपने इफेक्टिव ब्लॉकेजेस किया हुआ है ब्लैक सी में। ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज यार रिवाइज कर लेना। बर्गर टी यार मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, बर्गर टी ना फुल फॉर्म लिख सकते हो तुम, ठीक है।
बर्गर टी उसका बना लेना ट्रिक। ब्लैक सी की कंट्रीज याद करना, दैट इज़ बुल्गारिया, रशिया एंड योर जॉर्जिया, यूक्रेन के से योर, दैट इज़ यूक्रेन पूरा हो गया। उसके बाद ये रोमानिया, टर्की, ठीक है। तो ये आ रहे यार, ठीक है, रोमानिया इससे। तो ये ऐसे करके ना ये कंट्रीज तुम याद कर लेना, ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। ब्लैक सी की वजह से ब्लॉकेजेस हैं तो भाई डिस्ट्रप्शंस तो हैं। डील क्या करती है, एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करती है यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स में, पर्टिकुलरली तुम्हारे फूड ग्रेन्स फ्रॉम 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स। कौन कौन से की पोर्ट्स हैं यार, ये चीज़ ध्यान रखना। की पोर्ट्स डायग्राम में बिल्कुल समझ तुम्हें आने चाहिए कि कौन कौन सा किस किस तरह मैं इसको हटाती हूँ। बर्गर टी तुम याद रखना। तुम्हें ना स्पेसिफिकली याद होने चाहिए कि क्रोनोमॉर्स, ओडिशा एंड ये सारे जो तुम्हारे हैं ना, ये तुम्हें याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो तुम्हें आना चाहिए ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। ये दिखा रखा है, तो यू गाइस प्लीज़ मार्क दीज डायग्राम्स ताकि ये आपको दिक्कत ना करें एग्जाम में। अच्छा, यूक्रेन इज़ अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, मेज, रेप सीड, इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब क्या हुआ कि भाई अगर एक्सेस टू डीप सी पोर्ट जैसे ब्लैक सी इनेबल डायरेक्टली अप्रोच रशिया फ्रॉम यूरोप अलॉन्ग विद फूड ग्रेन्स, है ना, इंपोर्ट भी करता है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, कई सारे रीजन्स में। तो सेंट्रल आइडिया ये था वॉज टू काम मार्केट्स। क्या करना, मार्केट्स को काम करना, क्या करके एडुक्वेट सप्लाई देना ग्रेन्स की, ताकि जो भी लिमिटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है उसको करने की ज़रूरत है ना यार। देखो कितना परेशान है हम, इतना सारा फूड प्राइसेस देख रहे हैं, झेल रहे हैं। अच्छा, तो इनिशिएटिव लिया गया has also been credited for having made a huge difference to the global cost of living crisis, है ना। तो डील एक हुई फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज। एक ऑप्शन रखा गया कि भाई एक्सटेंड करेंगे या टर्मिनेट कर देंगे नवंबर 2022 तक। तो रिसेंटली डील एक्सटेंडेड की गई है 120 डेज की। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व करा है कि जो फर्दर सस्पेंशन है डील का मे री इंट्रोड्यूस दी प्राइस प्रेशर ऑन ग्रेन्स फूड। तो ये पॉइंट आउट करा गया है कि फूड सिक्योरिटी डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना पैदा करते यार। कहीं पता चले जियो पॉलिटिकली पूरा ग्लोबल चीज़ें सारी रो रही हैं बैठ के, तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अब देखो वाई फूड सिक्योरिटी, है ना। तो की ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हें याद रखनी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फाओ है, वर्ल्ड बैंक है, IFAD है, इन सब के फुल फॉर्म्स याद रखना, इनके वर्क याद रखना। जानते हो ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सभी लोग हर टाइम फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जिनको एक्सेस हो सेव एंड न्यूट्रिशियस फूड का, डाइटरी नीड्स इनकी फूड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो खा पाएँ, है ना, यही होता है ना। अब देखो डेफिनेशन में ये भी फोकस किया जाता है कि अंडर नरिशमेंट ना हो यार। कहीं पता चला हंगर आ रहा है, न्यूट्रिशनली आप कुछ सारे रोज दाल चावल का चक्कर करा हुआ है आपने, और कुछ खा ही नहीं रहे हो, बैलेंस डाइट ले ही नहीं रहे हो। अब देखो ये क्यों और भी किया जा रहा है उसमें, देखो आप जब भी आंसर लिखो स्पेशली इन दी IR, आप डायमेंशनली सोचा करो, हर डायमेंशन में सोचना है। आपने कहा है आपके SDG गोल हैं, है ना, 2030 तक उसको पूरा करना है, और सेकेंडरी गोल आपका क्या कह रहा है, वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर बाय 2030। अंडर नरिश नहीं रहना चाहिए, ये भी तो आपका टारगेट है ना। तो फूड सिक्योरिटी रिप्रेजेंट ये करती है, अगर इनसिक्योरिटी रहेगी तो पॉलिटिकल फेलियर है, आप पहुंचा ही नहीं पा रहे लोगों को, तो खाना ही नहीं पहुंचा पा रहे हो आप। तो फूड क्राइसिस और ज़्यादा ना बढ़े और ये स्ट्रैटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट ना बने, उससे पहले ये चीज़ें लेनी ज़रूरी थी। अब देखो कुछ ना की स्ट्रेटजीज हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं ताकि आपका ग्लोबल फूड सप्लाई जो है वो स्ट्रेंथन रहे। उसके लिए कुछ कुछ जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी है, 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है WTO की, ये सारा चीज़ें प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया है गाइस। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपके ग्लोबल फूड सप्लाई को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो गाइस इसको ना फैक्चुअली इनको रीड कर लेना ताकि तुम्हारा ये हमेशा याद रहे। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्यों है गाइस, सबसे बड़ी जानने की ज़रूरत है कि जियो पॉलिटिक्स और फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। हमने कुछ बातें तो डिस्कस करी। रिटर्न ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन रिसेंट ईयर्स का मतलब ये है कि ये मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को वीक कर सकता है, यूनिलेटरलिस्ट टेंडेंसीज को लेकर आ सकता है, पावर कंपटीशन को तेज कर सकता है, और आपका अचीवमेंट ऑफ SDG जो आपके एक ग्रेटर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ना। आपने जब प्रॉमिस किया है 2030 तक कि हमें करना है, सारे SDGs हमें अचीव करना है, तो फिर क्या कुछ तो करना पड़ेगा। तो जियो पॉलिटिक्स हैज़ मोर प्रोमिनेंट इम्पैक्ट क्योंकि आपको डायरेक्टली आपके फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये ज़रूरी था। उसके बाद कई फैक्टर्स हैं, कंपल्सन टू ट्रेड, हमें ट्रेड भी करना है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए किसी जगह पर, ये सब चीज़ें हैं। अब वे अहेड क्या करना चाहिए, तो कह रहा है कि इंसुलेटिंग फूड फोरम फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, यानी कि कोई डेडिकेटेड फोरम बनाना चाहिए, मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग होना चाहिए ताकि वर्ल्ड हंगर नीड को प्रोटेक्ट किया जाए। जियो पॉलिटिक्स के टंटों के चक्कर में पता चल रहा है 2 कंट्रीज लड़ रही हैं और पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन दी टर्म्स ऑफ फूड इफ आई टॉक अबाउट।
शिफ्टिंग मॉडल्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब कि हमारे को ना गवर्नेंस सिस्टम डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। नॉन स्टेट एंड मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आए जो कोलेट आपका कोलेशंस करें, पार्टनरशिप बनाएं और पोटेंशियली इंटरस्टेट राइवलरीज, जीरो सम लॉजिक, ये सब से, और ये मतलब समझ रहे हो ना कि अपनी ये सारी दोनों नीड्स को अलग अलग रखना होगा। ओपन ट्रेड मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि फूड का फ्लो फ्रॉम सरप्लस एरिया जहाँ पर अर्जेंट है वहाँ पर बैन नहीं कर सकते यार आप, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएगा। ट्रेड फिनेंसिंग, रिइंफोर्सिंग सप्लाई चेन, ये बहुत ज़रूरी है कि फूड प्राइस शॉक ना हो जाए जियोपॉलिटिक चैलेंजेस के चक्कर में, वॉर्स के चक्कर में। फिर हमारा न्यूट्रिएंट जो एफर्ट है, जो हम रिसाइकिल करना चाहते हैं, फूड सिस्टम जो हमारा सरप्लस न्यूट्रिएंट दे रहा है, अगर उसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा तो क्या फ़ायदा यार। स्टॉप टूवर्ड जनरेटिव, आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हो, आप नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने की बात करते हो तो करो, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीज़ें बंद मत करो आप। डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। क्लाइमेट रिजिलियंस जो हो रहा है ना मामला, जानते ही हो क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर तरीके से हो रहा है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो इन्वेस्टमेंटिंग, आपका इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट पे प्रेशर ना पड़े तो नई क्रॉप वेराइटी लाओ, है ना, हर तरह से मैनेज करो फूड को यार। वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करो, डिसमिनेट करो इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो फूड मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। तो दिस क्वेश्चन माइट आस्क यार, फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड आए तब आप इस पे बात करना। जियो पॉलिटिक्स एंड रिलेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी आए तो वो आप इसमें मैनेज कर सकते हो आंसर को। तीसरा चीज़ है इंडिया का डायस्पोरा इन दी यूके, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की रिसेंटली 130th एनिवर्सरी थी टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। फर्स्ट पर्सन जो कि हैज़ एन इंडियन ओरिजिन इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ द कॉमन्स में। तो बॉम्बे पारसी ओरिजिन से थे यार ये, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे थे। ड्रेन थ्योरी तुम्हें अगर याद हो तो इन्होंने दी थी, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ना कुछ चीज़ें देखो, कुछ ना पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में ना तुम्हें एकदम पता होना चाहिए, इनका नाम सुनते ही तुम्हें याद आ जाना चाहिए, यहाँ से इन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, इनका ये कंट्रीब्यूशन था। तो नौरोजी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्यूचर मॉडरेट एनसी लीडर्स से डील करना, या ही स्पोक अबाउट द अंडरडॉग फॉर वुमेन, एल्डरली, आयरिश रूल, ये सब पे बहुत काम किया था इन्होंने। तो अगर तुम्हें फाउंडर हैं या एडिटर भी रहे हैं जनरल रस्त गुफ्तार के, तुम्हें अगर पढ़ा हो तुमने तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा इन द यूके स्टेटस, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन परसेंटेज, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंग्लैंड में, वेल्स में, इंडिया का जो ओरिजिन था, यानी इंडियन ओरिजिन के जो लोग रहते थे यूके में, ओवरऑल उसकी पॉपुलेशन 2.5% यूके की ओवरऑल पॉपुलेशन के जितने थी। इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे तो इंडियंस मेकअप वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्परस और डायनेमिक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी यूके में रहती है। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है, प्रेजेंस है इनका पॉलिटिकल एरिया में भी। तो 15 इंडियन ओरिजिन मेंबर्स हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं, 25 आपके पीयर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। तो मतलब अच्छा खासा हमारा इनका कंट्री के अंदर है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा फॉर इंडिया, क्या सिग्निफिकेंस है उनके से, हमें क्या फ़ायदा होता है इंडियंस को। तो रेमिटेंस आता है भाई बाहर से, तुम्हारे भी रहते होंगे अगर बाहर कोई लोग, तो फिर रेमिटेंस आता होगा, एंजॉय करते होगे अच्छा खासा। तो इंडियन डायस्पोरा ब्रिंग्स लार्ज स्केल रेमिटेंसेस जो कि हाईएस्ट है हमारे वर्ल्ड में। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के फॉर्म में, रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज कहाँ कहाँ तक हम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज़ को मैनेज करने के लिए कैसे, सोचो इंडियन कम्युनिटी ने एक फॉर्म किया नंबर ऑफ सोशल कल्चरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यूके में। तो नेशनल क्राइसिस के जब टाइम आते रहे, नेशनल कैलामिटीज़ के टाइम आते रहे, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे जनरस कंट्रीब्यूशन दिया फॉर रिलीफ। अगर तुम्हें बताऊँ, चैरिटीज़ लाइक अक्षय पत्रा, ये सब जो है ना, ये सब यहीं से आया है। चेंज यानी कि डायस्पोरा एक फैसिलिटेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म दे रहा है। और प्रो इंडिया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर पॉलिटिकली सोचोगे तो प्रो इंडियंस रहेंगे तो फ़ायदा है ना तुम्हारी अपनी कंट्री को। ये फ़ायदा देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन इनवाइटेड टू द G7 समिट, तो यहीं से लगा लो यार कि पॉलिटिकली भी हम वहाँ पर अच्छा खासा कर रहा है हमारा इंडियन डायस्पोरा। सॉफ्ट पार्क में इंडियन कल्चर वहाँ पर हो रहा है, योगा, आयुर्वेदा, इंडियन क्विज़न्स इतने वहाँ पर फेमस हैं कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो 2017 में इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर सेलिब्रेट किया, विच इज़ दी 70th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये सब चीज़ें से ना गाइस आपकी सक्सेसफुल होती हैं। देखो प्रवासी भारतीय दिवस पता है कब आता है, मारो मैसेज, मारो कमेंट बॉक्स में। तो ये सब अब देखो गवर्नमेंट ने ना कुछ इनिशिएटिव लिए हैं टू कनेक्ट विद डायस्पोरा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाना, नो इंडिया प्रोग्राम, सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, ये सब सारे स्ट्रेंथन की करने के लिए हैं। अच्छा क्या वे फॉरवर्ड होगा टू सपोर्ट एंड कनेक्ट डायस्पोरा। तो देखो बायलैटरल रिलेशंस हमें अच्छे करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है।
ब्लू कॉलर वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, जो लेबर वहाँ काम कर रही है, उनके हम एरियाज़ को ज़रूर डेफ़िनेटली डिस्कस करें। कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, ताकि वो जो भी एनालाइज़ प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो हम उसको ज़रूर देखें, हैंडल करें। कनेक्टिंग एट इकोनॉमिक लेवल विद द डायस्पोरा, यानी कि जितने भी सीनियर पोजीशंस पे वहाँ पर लोग प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो इंडिया को एज अ इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग सेल कर सकते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट करो अपने आप को। उसके बाद ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का काम क्या है कि वो डायस्पोरा के साथ रिलेशंस अच्छे करें, अपने स्कोप एंड कल्चरल सेंटर्स में अपनी एक्टिविटीज़ बढ़वाएं। तो प्रवासी भारतीय भवन भी इस्टेब्लिश करवाओ, वेन्यू बनाओ, वहाँ पे कॉमेमोरेट करो, हिस्ट्री अचीवमेंट दिखाओ। इससे लिंक तुम्हारे ना इंडिया और डायस्पोरा के अच्छे होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर इफ इट इज़ आस्क्ड। उसके बाद सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम SADC बोल रहे हैं। SADC इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर इसके 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सिरका 1980 में ओरिजिनेट हुआ है। इसको बनाने का क्या था, तो गाइस इसमें सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने के लिए करा गया था। CI एक्जिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव है इंडियन साउथ अफ्रीकन का ग्रोथ का, ये सब करा गया। आपका कॉन्क्लेव क्या होता है, क्यों कॉन्क्लेव करते हैं? तो कॉन्क्लेव एक प्लेटफॉर्म देता है गाइस, डायलॉग्स होते हैं इसमें इंडिया सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ के। और जो करंट कॉन्क्लेव हुआ ना, वो इसलिए हुआ था ताकि कोलैबोरेशन बढ़ाएं, क्योंकि हमारा विजन है $150 150 बिलियन इन्वेस्टमेंट आप करें, 200 बिलियन ट्रेड करें इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में बाय 2030 की हमारा विजन है। तो विजन को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू मीट, यू हैव टू डिस्कस कि भाई कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कॉन्क्लेव में एक्जिम बैंक था, रिपोर्ट उसने टाइटल करा रिइन्विगोरेटिंग इंडियाज एंगेजमेंट विद सदर्न अफ्रीका, जो कि क्या कर रहा है, जो आपके एंगेजमेंट को दिखाता है, किसके साथ, SADC के साथ। ठीक है, अच्छा, नीड क्या है, हमें क्या ज़रूरत है करने की? देखो इसकी कुछ तो तुम यहीं पे देख लो, इंडिया SADC इकोनॉमिक रिलेशंस मेमोरेंडम साइन हुए हुए हैं, इंडिया का टोटल ट्रेड देख लो, इसमें कितना फिगर में दे रखा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर हम, कितनी सारी चीज़ें, पर्ल्स ये सब लेकर आते हैं, मिनरल फ्यूल फार्मास्यूटिकल्स देते भी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका में यहाँ पर 47.2% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रहा है 2021 तक। अब इंडिया को क्या ज़रूरत है, सोर्सिंग क्रिटिकल मिनरल, सबसे बड़ी बात। सदर्न अफ्रीका के अंदर लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट मिलता है तुम्हें, रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तुम चाहते हो ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी बनाना फ्यूचर में, तो वही चाहिए ना, तुम्हें हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, तो तुम्हें रिलेशन करने पड़ेंगे। अभी चाइना का मोनोपोली प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि चाइना की मार्केट कंट्रोल रहे, मोनोपोली ना हो जाए, तो आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी को अगर देखते हो तो लार्ज कोस्टल लाइंस हैं SADC में, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मिलेंगे इंडियन ओशन रीजन्स को भी सेफ एंड सिक्योर मैरीटाइम देने के लिए, तो करो। साउथ साउथ कोऑपरेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा ना, इंडिया का ग्लोबल ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाहर जाएगा, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स बनोगे आप इंडिया से, तो ये सब इसके फ़ायदे। इन्वेस्टमेंट करो, ICT हम करते भी हैं इवन, अगर मैं तुम्हें बताऊं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ICT में, ट्रांसपोर्ट में। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मिलती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपको बेटर डेट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनोवेशन, एफिशिएंसी मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस जागेगा। लेकिन क्या सिर्फ फ़ायदे ही हैं, सिर्फ सिग्निफिकेंस ही है? जब देखो सिग्निफिकेंस होंगे तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ चैलेंज आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा और इनके साथ ये है, पुअर गवर्नेंस सिस्टम। एक तो हमारे यहाँ मिसमैनेज रहती हैं चीज़ें, करप्शन हमारे यहाँ इनसफिशेंट हमारा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी है। कोविड-19 पैंडेमिक में हमने ये सब बहुत झेला। उसके बाद चाइना का चैलेंज, हमें स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हैं, कंसिस्टेंसी है, डीपर पॉकेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारे लिए वो हमें क्यों सेलेक्ट करेंगे, वो उनको सेलेक्ट करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें अपनी इंप्रूव करनी है। लैक्स अ क्लियर स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन, यानी कि इंडियन डेवलपमेंट इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि वो फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी पर काम करे। और हम अगर इस चीज़ में लैक करेंगे, तो डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देंगे उनको, तो फिर हम कहाँ से कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं। डाइवर्सिटी बढ़ाओ, देखो मल्टीपल कल्चर्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं साउथ अफ्रीका में बोली जाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद स्किल्ड लेबर, ड्यू टू पुअर स्टेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, स्किल्ड लेबर तुम्हें पता ही है इंडिया में टेक्निकल प्रोफेशनल सेगमेंट में कहाँ तुम दोगे, ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लिमिट्स ऑन फॉरेन कंट्रोल, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट है, वो चाहता है कि कुछ कंपनी का ओनरशिप पार्टिसिपेशन ब्लैक साउथ इंडियंस जो आ रहे हैं उसको भी बढ़ाए। इस डायग्राम में देखो वैल्यूज़ क्या है इंडिया का, डेवलपमेंट कोऑपरेशन अफ्रीका, हम डिमांड ड्राइवन है।
कंडीशनैलिटी फ्री हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप अमंग इक्वल्स हैं। ये सब वैल्यू सिस्टम को ना एक्चुअल में एक्शन में लेकर आने की ज़रूरत है। अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या प्रपोज़ की गई है बाय एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या कह रहा है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है हमारा एक्सिम बैंक, वो कह रहा है कि इंडिया का एंगेजमेंट एसएडीसी से बढ़ सकता है अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर क्रिटिकल मिनरल, यानी कि इंडिया को कोई जॉइंट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जॉइंट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स को डेवलप करो। उसके अलावा इंक्रीज़ करो सर्कुलेशन, किस चीज़ में? इंडिया अफ्रीका के माइनिंग सेक्टर में, यानी कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी बना के दो, कंट्रीब्यूशन दो ना एनवायरनमेंट में, रिहैबिलिटेट माइंस, ऐसे करके। ह्यूमैनिटेरियन एड, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एक्सेस टू ट्रेड फाइनेंस इन साउथ अफ्रीका, ये सब दो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप उम्मीद करते हो ना, तो ये सब मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन मिलेगा। तो कंक्लूडिंग लाइन में सीधे साफ तौर पे कहा है कि इंडिया को एक रोड मैप तैयार करना ही पड़ेगा, कोऑपरेशन प्रोग्राम स्ट्रैटेजाइज करने ही पड़ेंगे, और अपना कोऑपरेशन बजट एक बनाना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फंडिंग करें। ठीक है, तो सिप्री इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया वाज द 23rd लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कहीं एरियाज़ में हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे छोटी छोटी रिपोर्ट्स डाल दिया करो, सिप्री इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है। ऐसे करके तुम्हारे आंसर्स जो होंगे वो कंटेंट काफ़ी रिच हो जाएगा। अच्छा, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड बढ़ाओ अब। तो इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो था उसने 5 ईयर्स साउथ साउथ कोलैबोरेशन में सेलिब्रेट की। अब यूएनडीएफ क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड क्या है? तो डेडिकेटेड फैसिलिटी इस्टेब्लिश हुई थी ये 2017 में, किसके साथ? यूएनएफसीसी के साथ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कमिट कर चुकी है कि हम $150 बिलियन ओवर 10 ईयर्स तक इंडिया यूएन फंड में डालेंगे। और ये मैनेज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस, जो इम्प्लीमेंट करेगा ये सारी चीज़ें। तो यूएनओसीसी जो होस्टेड हुई बाय यूएनडीपी सिंस 1974, इसमें उनका की तरफ से बना था। मैंडेट यही था कि साउथ साउथ कॉपरेशन है, ट्रायंगुलर कॉपरेशन बने और फिर अच्छा कर ले। अच्छा, सदन में जो सपोर्ट कर रहा है ओनर लेड डेवलपमेंट ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है। तो मतलब क्या है इसका? ये मतलब है लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो भी हैं या स्मॉल आइलैंड है, वो उनको डिस्कवर करना है, उनको डेवलप करना है। तो नोटेबल एग्जाम्पल साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी कि साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब है टेक्निकल कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन दी ग्लोबल साउथ। ऑपरेशनली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर 2 और 2 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज अपने शेयर्ड नेशनल कैपेसिटीज़ को परस्यू करेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि ब्यूनस एयर्स प्लान्स बना था एक्शन प्रमोटिंग के लिए, बापा जिसे हम कहते हैं। 138 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के इन अर्जेंटीना। तो प्लान जो है इस्टेब्लिश कर रहा है एक स्कीम कोलैबोरेशन की, जिसमें लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो आपके लोकेटेड है साउथ ऑफ द प्लानट में, उसको कैसे उसको ठीक करा जाए, उस पर काम चलाने के लिए कोशिश कर रही है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि यहाँ की सोवैनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में इनके काम नहीं करना, कोऑपरेट करना है, इनको बढ़ावा देना है, इनको आगे बढ़ाते जाना है। तो हर्डल्स बता रखा है यहाँ पर साउथ साउथ में क्या क्या हर्डल्स हैं। तो डोमिनेंस है, रिलेटिवली डेवलप्ड, और ये सब म्यूचुअल सस्पिशियस होना, ये सब होना, राइवलरी होना, लैक ऑफ सपोर्ट होना। तो गाइस देखो, जो हर्डल्स हैं वही सोल्यूशंस हैं। हर्डल्स को तुम कन्वर्ट कर दो अपॉर्चुनिटीज़ में, सोल्यूशन दे दो, काम खत्म। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में मल्टीप्लायर कैटालिटिक इफेक्ट, यानी कि इंटरनेट को ऐसा प्लेस करो कि भैया साउथ साउथ कोऑपरेशन शुरू हो। ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्म करो, ऐसा इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो, यानी जो G77 खोल के बैठे हो, नाम की बात कर रहे हो, G15 कह रहे हो, ओपेक कह रहे हो, ये आए साथ में और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लाएं, कॉमन एक्टिविटीज़ करें। और रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन में ये बोला गया है कि भाई बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर की जाए, ताकि पॉलिसी मेकिंग उसी हिसाब से हो। आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना, भाई हाँ जी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इन चीज़ों के सोल्यूशंस निकले हैं और ये सब चीज़ें ऐसे क्रिएट ठीक हो सकती हैं। ये सब करना होगा, तब जाके तुम्हारा ये होगा। अच्छा, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन गैस याद रखना क्या है? इसमें 3 एक्टर्स हैं, 2 फ्रॉम साउथ हैं, एक आपका नॉर्थ का है। ठीक है।